हेलो दोस्तों, मैं हूं अपूर्व और ये हमारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल। और इस ट्यूटोरियल में दोस्तों हम सीखेंगे अबाउट ऑब्जेक्ट्स एज फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स। तो जैसा कि हमने अपने पिछले कुछ ट्यूटोरियल्स में फंक्शंस में वैल्यूज पास करना सीखा था एज एन आर्ग्यूमेंट, तो उसी तरह तो जैसे कि हम C++ के किसी भी डेटा टाइप को एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं फंक्शन को, उसी तरह C++ में ऑब्जेक्ट्स को भी पास कर सकते हैं एज अ फंक्शन आर्ग्यूमेंट। और अगर आपको याद हो कि फंक्शंस में वैल्यूज को पास करने का दो तरीका होता था, जिसको हम कहते थे कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। तो इसी तरह जब हम ऑब्जेक्ट को पास करते हैं एक फंक्शन के थ्रू, तब हमारे पास फिर से दो ऑप्शन रहते हैं, बाय वैल्यू एंड बाय रेफरेंस। बाय वैल्यू, जैसा कि आपको याद होगा, ये जो भी हम ऑब्जेक्ट पास करेंगे उसकी एक खुद की कॉपी बनाएगा और उसके साथ वर्क करेगा। लेकिन जब हम बाय रेफरेंस किसी वैल्यू को पास करते हैं, तो जो भी चेंजेस वो फंक्शन करता है उस वैल्यू के साथ, वो ओरिजिनल वैल्यू जो कि आर्ग्यूमेंट की तरह पास की गई थी, उसमें भी वो चेंजेस रिफ्लेक्ट होते हैं। फिर बात आती है कि कौन कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जिनको हम ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। तो ये तीन तरह के फंक्शंस को हम पास कर सकते हैं। मेंबर फंक्शंस, ऐसे फंक्शंस जो खुद क्लास के ही मेंबर फंक्शन है। नॉन मेंबर फंक्शंस, ऐसे फंक्शंस जो कि क्लास का पार्ट नहीं है। और फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन क्या होता है हम अपने आने वाले ट्यूटोरियल्स में जरूर सीखेंगे। इसमें से जो मेंबर फंक्शन और फ्रेंड फंक्शन होते हैं, जो भी हम ऑब्जेक्ट इनको पास करते हैं, वो उस पास ऑब्जेक्ट के थ्रू प्राइवेट और पब्लिक डेटा मेंबर्स या फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जो नॉन मेंबर फंक्शंस होते हैं, वो उस ऑब्जेक्ट के जो प्राइवेट डेटा मेंबर्स हैं उनको एक्सेस नहीं कर पाते हैं, केवल पब्लिक डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शंस को ही एक्सेस कर पाते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है। आइए मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने कन्वर्ट नाम की क्लास बनाई है। ये कन्वर्ट नाम की क्लास कुछ नहीं करेगी, ये मीटर की वैल्यू को इनपुट लेगी और उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेगी। लेकिन इस बार जो मैंने ये ऑपरेशन अचीव करने के लिए मेथड अप्लाई किया है, मैंने एक ऑब्जेक्ट को एक फंक्शन के आर्ग्यूमेंट की तरह पास किया है। तो आइए हम देखते हैं इसको ये कैसे काम करता है। तो आप देख सकते हैं इसमें दो प्राइवेट डेटा मेंबर्स हैं फ्लोट डेटा टाइप के, CM और M स्टैंडिंग फॉर सेंटीमीटर एंड मीटर। और इसमें दो पब्लिक फंक्शंस हैं, एक है इनपुट जो कि हमको वैल्यू इनपुट लेने में मदद करेगा, और एक और फंक्शन है convert_CM। ये हमको जो भी हम वैल्यू इनपुट नाम के फंक्शन में एज मीटर देंगे, उसको ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने में मदद देगा। लेकिन इस फंक्शन में आप एक खास चीज देख सकते हैं कि इसका रिटर्न टाइप तो फिलहाल वॉइड है, लेकिन इसकी जो पैरामीटर लिस्ट है वो आप देख सकते हैं क्लास के ऑब्जेक्ट के टाइप की है। जैसा कि मैं फंक्शन में पहले लिखा करता था, जब भी मुझे कोई पैरामीटर एक्सेप्ट कराने होते थे, मैं सिंपली लिखता था int या फ्लोट और स्पेस के बाद जो भी मैं उसको नाम देना चाहता हूं, सपोज A। तो आप देख सकते हैं पहले मैं लिखता था डेटा टाइप और उसके बाद में लिखता था वो वेरिएबल जिसको मैं ये वैल्यू जो पास होगी एज एन आर्ग्यूमेंट अलॉट करना चाहता हूं। तो उसी तरह आप देख सकते हैं, क्योंकि इस बार मैं इस फंक्शन को एक ऑब्जेक्ट भेजने वाला हूं एज एन आर्ग्यूमेंट, तो इसका जो डेटा टाइप है वो है खुद क्लास। क्लास कन्वर्ट आप देख सकते हैं, जो नाम क्लास का है वही इसका डेटा टाइप होगा, और उसके बाद कोई भी एक नाम, मैंने यहाँ पे नाम ले लिया है OBJ। और इसकी अंदर की वर्किंग में आपको मेन की वर्किंग के बाद समझाता हूँ। अब आप मेन में देख सकते हैं कि मेन में मैंने कन्वर्ट जो क्लास है उसके दो ऑब्जेक्ट बनाए हैं, OBJ1 और OBJ2। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि मैंने OBJ1 नाम के ऑब्जेक्ट के थ्रू इनपुट फंक्शन को कॉल किया है, और उसके बाद यहाँ पे आप मेन लाइन है, आप इस पे ध्यान दीजिए, conv_CM फंक्शन को कॉल किया है। लेकिन इस बार मैंने इस फंक्शन को कॉल करने के साथ साथ जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूं, उसी ऑब्जेक्ट को मैंने एज एन आर्ग्यूमेंट भी भेजा है। मतलब पहले जब मैं OBJ1 के इस्तेमाल से इनपुट फंक्शन को कॉल करूंगा, तो मुझे वो वैल्यू M की इनपुट करने बोलेगा, लेकिन ये जो M वैल्यू है ये अब एसोसिएट हो जाएगी OBJ1 के साथ। फिर जब मैं यहाँ पे OBJ1 के थ्रू conv_CM को कॉल करता हूं, लेकिन साथ ही साथ आर्ग्यूमेंट की तरह OBJ1 को भी पास करता हूं, तो जो M वैल्यू थी OBJ1 के साथ एसोसिएटेड, जो मैंने उसकी वैल्यू इनपुट फंक्शन के थ्रू सेट की होगी, वो भी इस फंक्शन को पास हो जाएगी। उसके बाद सेम प्रोसीजर मैं अगले ऑब्जेक्ट जो कि है OBJ2, उसके लिए भी निभाता हूं। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं conv_CM फंक्शन की डेफिनेशन। आप यहां देखिए, अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आप देख के ही पता लगा सकते हैं कि OBJ.CM ये ऑब्जेक्ट जो है
यहाँ पे ये प्राइवेट डेटा मेंबर को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यही इसकी खास बात है। अगर मान लीजिए मैंने मेन में लिखा होता सपोज obj.cm इज इक्वल टू समथिंग रैंडम वैल्यू, तो ये नहीं पॉसिबल था, क्योंकि cm जो है वो प्राइवेट डेटा मेंबर है। इसलिए मैं मेन में डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको डॉट ऑपरेटर के इस्तेमाल से कोई भी वैल्यू एलोकेट नहीं कर सकता था। लेकिन आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट को obj1 को यहाँ पे मैंने पास किया है एज एन आर्ग्यूमेंट, और जिसको मैंने पास किया है वो फंक्शन खुद क्लास का एक पार्ट है, इसलिए वो एक्सेस कर सकता है अब इन प्राइवेट डेटा मेंबर्स को। इसलिए मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ ये वाला स्टेटमेंट, और ये वैलिड है। obj.cm इज इक्वल टू obj.m इंटू 100। अब आप ध्यान दें, obj.m जो है, मतलब यहाँ पे जो m की वैल्यू है ये obj1 वाली वैल्यू है। obj1 के साथ जो m की वैल्यू एसोसिएट हुई थी इनपुट फंक्शन कॉल करने में, क्योंकि मैंने obj1 को एज एन आर्ग्यूमेंट पास किया है, और उसकी जो एक कॉपी है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट कॉल बाय वैल्यू है, यहाँ पे उसकी जो कॉपी है वो obj में बन गई। मतलब obj1 के साथ जो एसोसिएटेड m की वैल्यू थी वही वैल्यू अब obj में भी चली जाएगी, और इसलिए जब उसमें 100 का मल्टीप्लाई होगा तो हमारी obj1 के साथ जो m की वैल्यू एसोसिएटेड थी उसमें वो 100 का मल्टीप्लाई करेगा, और फिर उसके बाद वो उसको सिंपली यहाँ पे आउटपुट दे देगा। तो आइए हम इसको रन करके देखते हैं, और आप देख सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम रन हो गया है। पहली लाइन जो आई है वो है प्लीज एंटर वैल्यू इन m। ये obj1 के कारण जो इनपुट फंक्शन कॉल हुआ है इसके कारण आई है, और मैं यहाँ पे मान लीजिए सपोज वैल्यू डालता हूँ 2, सो 2 मीटर इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर इफ आई एम करेक्ट। तो आप देख सकते हैं कि इन सेंटीमीटर 200, यहाँ पे जो 2 वैल्यू थी m की वो एसोसिएटेड थी obj1 के साथ, क्योंकि पहले मैंने इनपुट फंक्शन को obj1 के साथ कॉल किया है, और वो जो m की वैल्यू थी वो यहाँ पे जब मैंने obj1 को मैंने एज एन आर्ग्यूमेंट पास किया तो वो कॉपी हो गई obj.m में, और फिर उसके बाद जब उसमें 100 का मल्टीप्लाई हुआ तो इट बिकम्स 200, और सिंपली आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे उसको फिर आउटपुट करवा दिया है। उसके बाद फिर से एक लाइन आई है प्लीज एंटर वैल्यू इन m। इस बार ये obj2 के कारण आई है, तो इस बार जो भी मैं वैल्यू m की डालूंगा वो वैल्यू obj1 के m से बिल्कुल डिफरेंट होगी। ये वाली जो m की वैल्यू है अब ये एसोसिएट होगी obj2 के साथ। तो मैं यहाँ पे वैल्यू मान लीजिए डालता हूँ 3, तो आप देख सकते हैं कि इन सेंटीमीटर इट्स 300। तो होप आपको इसमें समझ में आया होगा कि एक ऑब्जेक्ट को एक फंक्शन के आर्ग्यूमेंट की तरह कैसे पास करते हैं। अब हमको दो चीजों को क्लैरिफाई करना है, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। तो आइए हम एक नया एग्जाम्पल लेके इनको जल्दी से क्लैरिफाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं एग्जाम्पल में कॉल बाय वैल्यू। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है, वही प्रोग्राम है कन्वर्ट का, मैंने थोड़े से इसमें चेंजेस कर दिए हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं सब चीज पब्लिक है, ये मैंने सिंप्लिसिटी के लिए इसको ऐसा किया है। पब्लिक के अंदर आप देख सकते हैं एक डेटा मेंबर है i, और उसके बाद एक फंक्शन है void inc या फिर void increment या void increase नाम का। और इस बार भी आप देख सकते हैं इसकी पैरामीटर लिस्ट खुद एक ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट करने की है, इसलिए मैंने लिखा है कन्वर्ट, जो कि क्लास का नाम है, जिस क्लास का ऑब्जेक्ट मैं इसको एज एन आर्ग्यूमेंट पास करने वाला हूं। क्योंकि मैं कन्वर्ट का ही ऑब्जेक्ट पास करने वाला हूं इसलिए मैंने लिखा है कन्वर्ट। उसके बाद मैंने लिखा है obj। फिर आप देख सकते हैं कि ये कुछ नहीं करेगा, जो भी वैल्यू i की होगी ये उसको 2 से मल्टीप्लाई करके इंक्रीमेंट कर देगा। हम यहाँ पे क्योंकि समझना चाहते हैं कॉल बाय वैल्यू, और कॉल बाय वैल्यू में मैं आपको ये दर्शाना चाहता हूँ कि जो भी आर्ग्यूमेंट पास किया जाता है फंक्शन को, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पहले obj ऑफ i की वैल्यू को 3 सेट किया है इनिशियली, और उसके बाद मैं जब inc फंक्शन या इंक्रीमेंट फंक्शन को कॉल करता हूं तो मैं इसी ऑब्जेक्ट को पास करता हूं, तो इससे एसोसिएटेड जो i की वैल्यू है वो इसको पास हो जाएगी और वो आके स्टोर हो जाएगी अब obj में। लेकिन कॉल बाय वैल्यू में क्योंकि इसकी एक कॉपी बनती है, तो जब मैं यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा i की वैल्यू को तो हो जाएगी 6। लेकिन ये जो 6 होगी वैल्यू, ये इस वाले ऑब्जेक्ट में जो obj1 की कॉपी बनी थी सिर्फ उसी i की वैल्यू को वो 6 करेगा। लेकिन जो ओरिजिनल वैल्यू है i की, जो obj1 के साथ एसोसिएटेड है, क्योंकि मैंने यहाँ पे उसको 3 इनिशियलाइज किया था इसलिए ओरिजिनली वो 3 रहेगी। लेकिन जब मैं फंक्शन को कॉल करूंगा और फंक्शन में क्योंकि उसका मल्टीप्लाई 2 के साथ हो रहा है, लेकिन वो obj1 की कॉपी के साथ मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे भले ही वो 6 दिखाएगा i की वैल्यू, लेकिन इट्स नॉट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ i एसोसिएटेड विथ obj1। obj1 के साथ जो एसोसिएटेड वैल्यू थी i की, उसकी कॉपी के साथ वो यहाँ पे क्योंकि कैलकुलेशंस कर रहा है इसलिए वहां पे 6 दिखाएगा। लेकिन जब मैं यहाँ पे मेन में आउटपुट दिखाना चाहूंगा वैल्यू फ्रॉम मेन इज और obj1.i लिखता हूं तो यहाँ पे उसे 3 दिखाना चाहिए।
तो आइए हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। और आप देख सकते हैं हमारा प्रोग्राम रन हो गया है। सबसे पहली लाइन है वैल्यू फ्रॉम फंक्शन, जो कि है 6। आप देख सकते हैं यहाँ पे वो इसलिए हुआ है क्योंकि सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने जब इस फंक्शन को कॉल किया obj.inc, तो उसमें मैंने obj1 को एज एन आर्ग्यूमेंट पास किया। obj1 के साथ जो भी उसकी एसोसिएटेड वैल्यू थी, फिलहाल सिर्फ एक ही वैल्यू थी i की, उसकी एक कॉपी बनी obj नाम के इस ऑब्जेक्ट में। और फिर जो भी यहाँ पे वो कैलकुलेशन करता है वो इस obj1 की जो i की वैल्यू थी उसकी कॉपी के साथ यहाँ पे कैलकुलेशंस करता है। और उसने उसकी कॉपी में 2 का मल्टीप्लीकेशन किया, सो 3 इंटू 2 बिकम 6। और उसके बाद जब उसने आउटपुट दिया वैल्यू फ्रॉम फंक्शन, तो यहाँ पे उसने आउटपुट दिया 6। लेकिन मेन में मैं जब लिखता हूँ सी आउट वैल्यू फ्रॉम मेन इज, इस बार जब मैं लिखता हूँ obj1.i, क्योंकि यहाँ पे obj1 जो था उसकी ओरिजिनल वैल्यू के साथ कुछ भी चेंज नहीं किया था inc नाम के फंक्शन ने, उसने obj1 की कॉपी के साथ मैनिपुलेशन किए थे, इसलिए ओरिजिनल obj1 के साथ जो एसोसिएटेड वैल्यू थी वो चेंज नहीं होगी। इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे जब मैं मेन का जो आउटपुट आता है वो 3 ही रहता है। तो ये बात हुई कॉल बाय वैल्यू की। अब हम देखते हैं कि कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है। आप देख सकते हैं कि फिर से पुराना ही एग्जाम्पल मैंने लिया है, लेकिन इस बार एक छोटा सा चेंज किया। अगर आप ध्यान से देखें, इस बार जब मैंने inc नाम के फंक्शन का पैरामीटर डिफाइन किया है, तब मैंने यहाँ पे एक एम्परसेंट या फिर एक एंड के सिंबल, जिसको आप शिफ्ट और 7 के साथ टाइप कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने प्रिंट किया है। obj या फिर ऑब्जेक्ट वेरिएबल का जो भी मैं नाम लेना चाहता हूं, जस्ट उसके पहले आपको ये सिंबल ऐड करना पड़ता है। इसको आप शिफ्ट प्लस 7 के साथ टाइप कर सकते हैं। इससे ये होता है कि इस बार जब मैं यहाँ पे इंक्रीज नाम के फंक्शन को कॉल करूंगा और साथ ही साथ obj1 ऑब्जेक्ट को भी पास करूंगा, तो इस बार उसकी एक कॉपी नहीं बनेगी, बल्कि obj1 का जो एक्चुअल मेमोरी एड्रेस है वो पास होगा इस obj नाम के ऑब्जेक्ट में। इसलिए जो भी चेंजेस आप obj इंक्रीज फंक्शन के अंदर करेगा, वो सारे चेंजेस obj1 जो कि एक एक्चुअल ऑब्जेक्ट है उससे एसोसिएटेड जो वैल्यूज हैं उनमें भी रिफ्लेक्ट होगा। तो आइए हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। और आप देख सकते हैं कि मैंने इस बार जब इस प्रोग्राम को रन किया तब वैल्यू फॉर फंक्शन आई 6 और वैल्यू फ्रॉम मेन भी 6 आई। ये इसलिए हुआ क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कॉल बाय रेफरेंस में यही होता है, जो भी ऑब्जेक्ट या वैल्यू को हम एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं उसका एक्चुअल मेमोरी एड्रेस उस फंक्शन को ट्रांसफर होता है। इसलिए यहाँ पे obj.i इज इक्वल टू obj.i इंटू 2, ये जो कैलकुलेशन हुआ ये सारा कैलकुलेशन एक्चुअल obj1 के साथ जो एसोसिएटेड i था उसमें भी रिफ्लेक्ट हुआ। इसलिए यहाँ तो वैल्यू फ्रॉम फंक्शन 6 दिखा ही रहा है, लेकिन जब मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ वैल्यू फ्रॉम मेन और obj1.i लिखता हूँ तब भी वो 6 दिखाता है। तो होप आपको इस ट्यूटोरियल में कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस और एक ऑब्जेक्ट को एक फंक्शन के आर्ग्यूमेंट की तरह कैसे पास करते हैं ये आपको जरूर समझ में आया होगा। तो जुड़े रहिए मेरे ट्यूटोरियल से। थैंक्स अ लॉट।